इंडिया बहुत डाइवर्सिटी वाली जगह है, एक बड़ा सब कॉन्टिनेंट जहां सदियों से कई फेथ, लैंग्वेजेस और कल्चर एक साथ रहते हैं। कई फेथ, लैंग्वेजेस, कल्चर, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, इंडियन ओशन के धूप वाले किनारे, यह नेशन ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक वाइब्रेंट मोज़ैक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक का फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट, इस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को पहचाने हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने एक सेक्युलर स्टेट की कल्पना की, ऐसी स्टेट जिसका अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। यह एक सोच समझकर और गहरा चॉइस था, एक प्रॉमिस स्टेट सभी रिलीजन से इक्विडिस्टेंट रहेगा। हर सिटीजन के फेथ को फ्रीली प्रैक्टिस करने का अधिकार, प्रोफेस करने का अधिकार, प्रोपेगेट करने का अधिकार। यह सेक्युलर फैब्रिक इंडिया के डाइवर्स टेपेस्ट्री का मास्टर थ्रेड बनने वाला था। पर्सनल बिलीफ लोगों के सिविक राइट्स और ड्यूटीज में इंटरफेयर नहीं करेंगे। गोल, मॉडर्न नेशन जहां सिटीजनशिप प्राइमरी आइडेंटिटी हो। इंडिया के 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के शुरुआती सालों में पॉलिटिकल लीडरशिप, खासकर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के अंडर, ने एक सेक्युलर पॉलिटिकल कल्चर को बढ़ावा देने के लिए पूरी कोशिश की। पार्टीशन का ट्रॉमा, जो रिलीजियस डिवीजन से फैला था, अभी भी एक ताजा और दर्दनाक याद थी। प्रायोरिटी नेशनल कंसोलिडेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी। 5 ईयर प्लान, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइनमेंट, मॉडर्न इंडिया के मंदिर बनाने पर डिस्कशन रिलीजन, जबकि सोशल लाइफ का एक अनडिनाइबल पार्ट था, को जानबूझकर मेनस्ट्रीम नेशनल पॉलिटिक्स से दूर रखा गया। डोमिनेंट कांग्रेस पार्टी सहित पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने नेशनल कैंपेन्स में खुले तौर पर रिलीजियस अपील से काफी हद तक परहेज किया। हालांकि स्टेट लेड सेक्युलरिज्म के इस पीरियड में भी रिलीजन पॉलिटिकल लैंडस्केप से पूरी तरह से कभी गायब नहीं हुआ। गायों की हत्या, रिलीजियस अंडरटोन वाली लैंग्वेज पॉलिसी, अलग अलग कम्युनिटीज के लिए पर्सनल लॉ रिफॉर्म, पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर रिलीजियस मोबिलाइजेशन के सूक्ष्म रूपों में लगी रहती थीं। यह नेगोशिएटेड सेक्युलरिज्म का एक पीरियड था जहां आइडियल को अक्सर एक बहुत ही रिलीजियस सोसाइटी की प्रैक्टिकल मजबूरियों से संयमित किया जाता था। 1960 और 1970 के दशक के माध्यम से पॉलिटिकल डायनामिक्स धीरे धीरे बदलने लगे। 1980 के दशक के मध्य में शाह बानो केस एक फ्लैश पॉइंट बन गया। 1980 के दशक का आखिरी और 1990 के दशक का शुरुआती दौर इंडिया में रिलीजन और पॉलिटिक्स के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। यह वो समय था जब अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद एक लोकल झगड़े से बढ़कर एक बड़े नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट में बदल गया। यह मामला 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द घूमता था, जिसे कई हिंदू मानते थे कि यह राम के जन्म स्थान पर एक पुराने मंदिर को गिराकर बनाई गई थी। विश्व हिंदू परिषद ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक भव्य राम मंदिर बनाने के लिए बड़ा कैंपेन शुरू किया। इस मूवमेंट ने देश भर के लाखों लोगों को इकट्ठा किया। रिलीजियस डिवोशन, हिस्टोरिकल नैरेटिव, कल्चरल रिक्लेमेशन। बीजेपी, जो 1984 में सिर्फ 2 सीटों वाली छोटी पार्टी थी, उसकी किस्मत आसमान छूने लगी। राम मंदिर को सेंट्रल प्लेटफॉर्म बनाकर पार्टी ने हिंदू वोट कंसोलिडेट किया। रथ यात्राएं, रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशंस, बेहद इमोशनल रेटोरिक चरम था। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन, इसे कार सेवकों की बड़ी भीड़ ने अंजाम दिया। घटना ने देश और दुनिया में सदमा फैलाया। इंडिया के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़के, हजारों लोग मरे। ये मोड़ था जहां से वापसी संभव नहीं थी। इंडियन पॉलिटिक्स का ग्रामर बदल गया। 1990 के दशक की घटनाओं के बाद मंदिर और मस्जिद के मुद्दों का राजनीतिक प्लेबुक में एक परिष्कृत रणनीति बनना। चुनाव, खासकर हिंदी हार्टलैंड में, सिर्फ डेवलपमेंट पर नहीं बल्कि धार्मिक आइडेंटिटी के अंडरकरंट पर भी लड़े जाते थे। बीजेपी के लिए अयोध्या में राम मंदिर का वादा सालों तक मैनिफेस्टो का केंद्र रहा। ये कोर बेस को मोबिलाइज करने वाला एक पावरफुल सिंबल था। मुद्दा बैकग्राउंड में बना रहता था, नेशनल प्राइड और इतिहास की गलतियों का रैटिंग। यह स्ट्रैटेजी एक ड्यूरेबल वोट बैंक बनाती रही, अक्सर इकोनॉमिक एंटी इनकम्बेंसी से अछूती। दूसरी तरफ सेक्युलर पार्टीज को दुविधा का सामना करना पड़ा। उनकी प्राइमरी स्ट्रैटेजी अल्पसंख्यकों की वोट कंसोलिडेशन, खासकर मुसलमानों पर फोकस। वे 1992 के डिमोलिशन और दंगों की याद दिलाकर सपोर्ट जुटाते थे। इस अप्रोच के रिस्क, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और छद्म धर्मनिरपेक्षता के आरोप। नतीजतन पार्टी संतुलन बनाने की कोशिश करती, अपने नेताओं को मंदिर भेजकर या सार्वजनिक धर्म प्रदर्शन करके। धार्मिक मुद्दे सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है। लोकल स्तर पर अन्य मंदिर और मस्जिद, प्रोसेशंस, फेस्टिवल्स, लाउडस्पीकर विवाद, छोटी घटनाओं को पॉलिटिकल रेटोरिक और मीडिया कवरेज से बढ़ाया जा सकता है, जिससे डर और असुरक्षा फैलती है। हाल के सालों में इंडियन सिटीजन्स
खासकर युवा पॉलिटिक्स में रिलीजन के मुद्दे के साथ जिस तरह से जुड़ते हैं में एक नोटिस करने वाला बदलाव आ रहा है। जबकि आइडेंटिटी एक पावरफुल फोर्स बनी हुई है, विभाजनकारी सांप्रदायिक रूप से चार्ज रेटोरिक से बढ़ती हुई थकावट है। 1990 के दशक की सबसे उथल-पुथल वाली घटनाओं के बाद पैदा हुई एक नई जनरेशन के वोटर्स अपनी डेली लाइफ को अफेक्ट करने वाले टेंजिबल इश्यूज पर तेजी से फोकस कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन की क्वालिटी, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और एनवायरमेंटल चैलेंजेस, उनमें से कई के लिए हिस्टोरिकल रिलीजियस डिस्प्यूट्स पर लगातार पॉलिटिकल झगड़ा उनकी प्रेजेंट रियलिटीज और फ्यूचर एस्पिरेशन से डिस्कनेक्टेड लगता है। ये जनरेशन सोशल मीडिया के माध्यम से हाइपर कनेक्टेड इंफॉर्मेशन और पर्सपेक्टिव्स की एक वाइड रेंज के संपर्क में है, जिससे पॉलिटिकल प्रोमिसेस का अधिक क्रिटिकल इवैल्यूएशन होता है। ये बदलती मानसिकता एक नया पॉलिटिकल स्पेस बना रही है, जहां गवर्नेंस और डेवलपमेंट सेंट्रल थीम्स के रूप में फिर से उभर रहे हैं। सिटीजन अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स से परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पर अधिक अकाउंटेबिलिटी की मांग करने लगे हैं। वे रिलीजियस आइडेंटिटी के इमोशनल अपील्स से प्रभावित होने के बजाय बनाई गई नौकरियों, सड़कों और स्कूलों में सुधार के बारे में कड़े सवाल पूछ रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि रिलीजन अनइम्पॉर्टेंट हो गया है, लेकिन पॉलिटिकल चॉइस के प्राइमरी ड्राइवर के रूप में इसकी भूमिका को चुनौती दी जा रही है। पॉलिटिकल पार्टीज भी इस बदलाव पर ध्यान दे रही है। वेलफेयर स्कीम्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नैरेटिव धीरे धीरे मंदिर वहीं बनाएंगे से बदल रहा है। सभी के लिए गैस सिलेंडर, शौचालय और बैंक अकाउंट इंडियन डेमोक्रेसी की फ्यूचर स्ट्रेंथ इस ट्रेंड को नर्चर करने में निहित है। यह 21वीं सदी में इंडियन डेमोक्रेसी के लिए चुनौती और अवसर है। अयोध्या में राम मंदिर का बनना इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा मोमेंट था। यह एक ऐसा इवेंट था जिसने सालों पुराना वादा पूरा किया। बहुत से लोगों के लिए यह एक नए पॉलिटिकल ऑर्डर की शुरुआत थी। पर इस बड़ी अचीवमेंट के साथ कुछ चैलेंजेस और कॉन्सिक्वेंसेस भी आए। मंदिर बनने के बाद के सालों में इंडिया में पब्लिक और पॉलिटिकल स्पेसेस में धार्मिक स्लोगन्स बहुत बढ़ गए। जय श्री राम जैसे फ्रेजेस सिर्फ फेथ के एक्सप्रेशन नहीं रहे, बल्कि उन्हें एक रैली के नारे की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। कभी कभी उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए यूज किया जाता और कभी कभी डराने के लिए भी। इसके साथ ही देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी अलार्मिंग तरीके से बढ़ीं, जिनमें अक्सर माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता था। इन दुखद घटनाओं से इंडियन सोसाइटी हिल गई, इनकी बहुत निंदा हुई और लॉ, ऑर्डर और देश के कैरेक्टर पर डिबेट्स शुरू हो गईं। इन घटनाओं का असर कम्युनिटीज में भी महसूस हुआ, जिससे हिंदू मुस्लिम रिश्तों पर बुरा असर पड़ा। बहुत से लोगों के लिए रोजमर्रा के इंटरेक्शंस और ज्यादा कॉशियस हो गए और जो ट्रस्ट जनरेशन से बना था वो टेस्ट होने लगा। जहां कुछ पॉलिटिकल आवाजों ने सपोर्ट पाने के लिए धार्मिक पहचान का इस्तेमाल किया, वहीं कुछ ने शांति और साथ रहने की बात की। सिविल सोसाइटी, आर्टिस्ट्स और आम लोगों ने आवाज उठाई, हेड के खिलाफ अपील की, प्लूरलिज्म के लिए कहा और आपसी रिस्पेक्ट के शेयर्ड वैल्यूज पर वापस लौटने की अपील की। इस पीरियड का असर आज भी है। ये पॉलिटिकल कैंपेन्स के बदलते नैरेटिव्स में, इंटरफेथ डायलॉग्स के कॉशियस ऑप्टिमिज्म में और डिवाइड्स को पाटने के लिए कम्युनिटीज के रेसिलियंस में दिखता है। जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ रहा है, चैलेंज ये है कि फेथ यूनिटी का सोर्स बने, न कि डिवीजन का, और हार्मनी का वादा स्लोगन्स के शोर और कॉन्फ्लिक्ट्स के निशानों में खो न जाए। राम मंदिर बनने के बाद भारत की राजनीति में बड़े बदलाव आए, सत्ता के समीकरण बदल गए और समाज में नई चुनौतियां उभरी। इसी दौर में भीड़ द्वारा हिंसा, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ीं, जिनका शिकार अक्सर अल्पसंख्यक समुदाय बने। धार्मिक नारों और उग्र भाषणों ने समाज में डर और अविश्वास को बढ़ावा दिया। इन घटनाओं ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सद्भाव को गहरी चोट पहुंचाई और सामाजिक ताने बाने को कमजोर किया। आज भी यह सामाजिक असंतुलन भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। जैसे जैसे इंडिया अपने सफर को देखता है, फेथ के पल आए हैं, कॉन्फ्लिक्ट के पल आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के पल आए हैं, एक सिंपल ट्रूथ सामने आता है। एक नेशन की स्ट्रेंथ सिर्फ उसके मॉन्यूमेंट्स में नहीं है, स्लोगन्स में नहीं है, बल्कि उसके लोगों के बीच के एवरीडे बॉन्ड्स में है। स्ट्रीट्स, टाउन्स, विलेजेस कहानियां शेयर करते हैं, फेस्टिवल शेयर करते हैं, हंसी शेयर करते हैं, हमें याद दिलाते हुए कि यूनिटी छोटे एक्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग से बनती है। रिलीजियस और कल्चरल डिवाइड्स से परे देखें तो दुनिया भर से ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। डिवर्सिटी को स्ट्रेंथ माना जाता है, न कि सस्पेशन। कंट्रीज ने डायलॉग, एजुकेशन, शेयर्ड ड्रीम्स से पुराने जख्म भरे हैं। इंडिया भी इन कहानियों से इंस्पिरेशन ले सकता है, एनमिटी की जगह एम्पैथी, कॉन्फ्लिक्ट की जगह कोऑपरेशन चुनकर। एक ट्रूली यूनाइटेड और ब्यूटीफुल इंडिया बनाने का मतलब है होप्स को सुनना, फियर्स को सुनना,
एक दूसरे से सीखना, चैलेंजेस का सामना मिलकर करना। करेज चाहिए, पेशेंस चाहिए और विजन चाहिए, जहां हर सिटीजन वैल्यूड और सेफ महसूस करे। इंडिया का प्रॉमिस सिर्फ मंदिरों में नहीं है, मस्जिदों में नहीं है, पॉलिटिकल विक्ट्रीज में नहीं है, यह उसके लोगों की क्वाइट स्ट्रेंथ में है, रिजिलियंस, काइंडनेस और यह शेयर्ड बिलीफ की साथ मिलकर वे एक ऐसा सोसाइटी बना सकते हैं जहां हर कोई बिलोंग्स करे। हमें याद रखना चाहिए, एक हार्मोनियस इंडिया का सफर हमारे अपने डोर स्टेप से शुरू होता है, अपने पड़ोसियों तक पहुंचने के एक सिंपल एक्ट से और हाथ में हाथ डालकर एक ऐसा नेशन बनाने से जो अपने सपनों जितना ब्यूटीफुल हो। अभी हाल ही में नेपाल में सत्ता के खिलाफ बड़ा परिवर्तन हुआ। इसी तरह बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी मुश्किल हालात देखे। इन घटनाओं से हमें सीखना होगा कि भारत को एक नया भारत, सुंदर भारत बनाना है, जहां हर धर्म और समाज के लोग आजादी से भाईचारे के साथ मिलकर रह सकें।